बेटा मोरा रे बेरे बेटी मोरा ठीक होदिना मोर ठीना बे कई के रोजे डहर देखना रे I am not who you think I am. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money. Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you, United Nations Watch. थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। यहाँ मैंने यूएन वॉच की तरफ से जगह ली हुई है। मेरा नाम मुसाब हसन यूसुफ है और मैं रमल्ला में हमास का एक मेंबर बन के बड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बातों को पलिश्ती अधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ जो कि ये दावा करते हैं कि पलिश्ती लोगों की तरफ से वो ही इकलौते जायज़ प्रतिनिधि हैं। मैं पूछता हूँ, आपका जायज़ होना कहाँ से आता है? पलिश्त के लोगों ने आपको चुना नहीं है और ना ही आपको अपॉइंट किया है कि आप उन्हें रिप्रेजेंट करें। आपने खुद को खुद ही अपॉइंट किया हुआ है। आप अपने ही लोगों को किसी तरह का कोई हिसाब नहीं देते हैं और ये प्रमाण है कि आप उनके मानवता अधिकारों का पूरी तरह से हनन करते हैं। सच तो यह है, फ़लस्तीनी लोगों के और उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप लोग सबसे कम चिंतित हैं। आप फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स को उनके कैंपस से किडनैप करते हैं और उन्हें अपनी जेल में टॉर्चर करते हैं। अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी टॉर्चर करते हैं। फ़लस्तीनी लोगों की तकलीफ़ें आपके स्वार्थी राजनीति के फ़ायदों का नतीजा है। फ़लस्तीनी लोगों के सबसे बड़े दुश्मन ही आप लोग हैं। अगर इजराइल नहीं होता तो आपके पास कोई नहीं होता जिस पर आप इल्ज़ाम लगाते। अपने खुद के लिए हुए एक्शंस के नतीजों की जिम्मेदारी उठाइए। आपकी शक्ति का दुरुपयोग बस बना रहे इसलिए आप विवादों की आंख को हवा दिया करते हैं। और आखिरी बात, आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए और फ़लस्तीनी लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आपकी सारी समस्याओं का जिम्मेदार इजराइल है, वो समस्याएं जो आपने पैदा की। थैंक यू। मुसाब, अमेरिकन होने के नाते हमें ज़्यादा हमास के बारे में पता नहीं है। हमको मालूम है आपको हमास का बेटा बुलाया जाता है। हम में से कुछ लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए इस कहानी को पूरा समझने में। ओके, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज बड़ी अच्छी सुबह है कैलिफोर्निया में, जैसी हमेशा होती है। और हम मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ ला करके यहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत भी है कि एक आइडिया आपको मिले कि आखिर मैं कहाँ से आता हूँ और मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी। और मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो कि मैं इसे बता भी पाऊँ और दूसरा आप इसे सब्र के साथ सुन भी पाएँ और हमारे साथ बने रहें। मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था, मिडिल ईस्ट में, इज़राइल में, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था। एक्चुअली
उनका जो गांव है वो जहां मैं रहता हूं उससे ज़्यादा दूर नहीं था। 1.5 घंटे की ड्राइव होगी बस। और बेथलेहम तो आधे घंटे की ही दूरी पर होगा जो मेरा गांव है उससे। एक ऐसे इस्लामिक परिवार में पैदा होना जिसने कि सुन्नी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया हो, वो भी मिडिल ईस्ट के एरिया में, इससे देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि भाई तुम यहाँ चर्च में क्या कर रहे हो। और वो भी खासकर तब जब मेरे जो वालिद हों वो हमास ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स में से एक हों। हमास एक इस्लामिक मुखालफत करने की मुहिम मानी जाती है। ये 2 मकसद से पैदा हुई थी। पहला तो स्टेट ऑफ इज़राइल को मिटा देने के लिए, और एक इस्लामिक स्टेट को बनाना बगावत करके इज़राइल के स्टेट के ऊपर। मेरे जो वालिद हैं वो इस मुहिम की नींव रखने वालों में से एक हैं। आज वेस्ट बैंक पर इस मुहिम के टॉप लीडर वही हैं जहां पर फ़लस्ती आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और एक समय पर उनकी उम्मीद मुझसे थी कि मैं इस्लामिक नेता बनूं। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम मुसाब रखा। बहुत पहले जब वो मेरी माँ से भी नहीं मिले थे तब से उन्होंने ऐसा माना हुआ था, क्योंकि मुसाब बहुत अच्छा दोस्त था मोहम्मद का, जो कि इस्लाम का नबी है। अब ये जो मुसाद है ये मोहम्मद के फॉलोअर्स में से एक बहुत ही रॉयल फैमिली से आता था। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे और उनका समाज में ओहदा बहुत ही ऊंचा था। जो मक्का की बिरादरी थी उसमें उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उसकी माँ ने उसके लिए एक मैसेंजर भी भिजवाया था, ये बोल के कि मोहम्मद से मुड़ जाओ और अपने जो पूर्वज हैं उनका जो धर्म है उसे मानना शुरू करो फिर से। और मुसाब यहाँ अपनी माँ से एक बहुत ही मशहूर बात कहता है, अगर आपकी 7 रूहें भी हों और वो एक के बाद एक निकल रही हों तो भी मैं मोहम्मद के पैगाम को नहीं छोड़ूंगा, मैं मोहम्मद के साथ ही रहूँगा। उसकी माँ बस ये कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह से उसे वापस ले आए, और वो मोहम्मद को छोड़ने को तैयार नहीं था, ना ही अपने ख़ानदान के लिए और ना पहचान के लिए। तो ये वो कहानी है जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी मेरी शुरुआत में, कि मेरा नाम मुसाब रखा क्यों किया है, ताकि मुझे ये याद रहे कि हम चाहते हैं कि एक दिन तुम मुसाब की तरह ही एक इस्लामिक लीडर बनो। क्योंकि मुसाब पहला इस्लामिक एम्बेसडर था जो कि एक बहुत ही अमीर शाही परिवार से आता था, और उसने वो सब छोड़ दिया था। उसकी जो इज़्ज़त थी, शोहरत थी, जो उसकी ज़िंदगी थी, वो भी मोहम्मद के साथ जाने के लिए और दुख उठाने के लिए। और अब जो मेरी माँ थी वो ऐसा कुछ चाहती थी कि मैं ऐसा हो जाऊं, और मैंने किया भी लेकिन मोहम्मद के लिए नहीं, मैंने किया ये मसीह के लिए। एक बड़ी फ़नी बात है, मेरी माँ ने फ़ोन किया था। फ़ोन दरअसल बहन ने किया था जब मैं मसीह में अपना ईमान लोगों को बताने जा रहा था। तो एक्सपेक्ट करिएगा कि बहुत मीडिया कवरेज होने वाला है इसका। मुझे ये पता था कि ये परिवार के लिए बहुत जलील होने वाली और शर्मिंदगी से भरी बात है। मेरी बहन ने कुछ ही घंटे पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि माँ को हार्ट अटैक पड़ा है और वो अब हॉस्पिटल में है। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, इसलिए प्लीज़ अभी तुम पब्लिक में मत जाओ, कम से कम 1 हफ़्ता वेट कर लो। वो इसलिए डर रहे थे कि मैं बहुत नासमझ हो गया हूँ और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, वो भी गुस्से में। वो ये चाहते थे कि मैं बस 1 हफ़्ते के लिए रुक जाऊँ, और ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता था कि वो झूठ बोल दें कि माँ को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है और मर रही हैं, तो बस उनकी मरने में मदद मत करो। और इस घटना ने मुझे वो कहानी याद दिला दी जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी मुसाब के बारे में, जो कि इस्लामिक एम्बेसडर था। जब उसकी माँ ने उससे झूठ बोला कि मैं मर रही हूँ, और वो कहता है कि 7 रूहें भी अगर आपकी होती और एक एक करके वो निकल रही होती तो भी मैं मोहम्मद का मैसेज छोड़ करके वापस नहीं आता। और आज ये बड़ा फ़नी है सचमुच कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई थी,
मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैंने उनसे सीखा था और आज मैं किस नज़रिए से वो सब देखता हूँ। मैंने ये बातें पहले कहीं नहीं बताई, मुझे लगा इंटरेस्टिंग रहेंगी। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इससे बोर नहीं किया मुसाब की ये बोर कहानी हुए बता क्या के। आप लोग? अपने पिता से अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताइए। वो किस तरह के इंसान थे जब आपने अपने नज़रिए से उन्हें देखा? मेरे जो वालिद हैं वो बहुत ही करिश्माई और मज़बूत शख्सियत के नेता माने जाते हैं। आप उन्हें मस्जिद के पोडियम पे जंप करते हुए देख सकते हैं। लोग उनके पास आके उन्हें कहते हैं तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है शेख, और वो हज़ारों की संख्या में लोगों से बोलते हैं एक हफ्ते में। और कभी कभी तो उन्हें पूरे कंट्री से 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं सिर्फ आधे घंटे सुनने के लिए। उनका बहुत रुतबा है और इलेक्शन में उनको ही सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। वो इस्लाम के मकसद पर यकीन करते हैं। इस्लाम और अल्लाह उनके लिए कोई कारोबार की तरह नहीं है। उनके लिए उनका ये ईमान है कि अगर वो इस्लाम के लिए अपनी जान देते हैं तो वो जन्नत जाएंगे। इस तरह के इंसान को देख देख कर के मैं बड़ा हुआ हूँ और इजरायली सोल्जर्स कई बार उन्हें घसीट कर ले गए हैं। उन्होंने 15 साल से ज़्यादा इजरायली जेलों में ही बिता दिए। एक बार तो सिर्फ 6 घंटे के लिए ही इजराइल ने उन्हें छोड़ा था और फिर दोबारा उन्हें पकड़ लिया। हम ऐसे इंसान के बारे में बात करें जो कभी गिव अप नहीं करेगा। आज भी वो इजराइल की जेल में ही हैं, बावजूद इसके कि वो एक पार्लियामेंट मेंबर हैं। बस वो इतना करें कि वो मीडिया के सामने बस अपना मुंह बंद कर लें, बस सिर्फ 6 महीने के लिए, और फिर इजराइल उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकते। वो 6 साल के बाद छोड़े गए थे इजराइल की जेल से। 1 महीने के बाद उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया, वो फिर अंदर हो गए। राजनीतिक जांच के चलते पॉलिटिकल प्रिजनर हैं वो इजराइल में इस वक्त जब यहाँ मैं आपके चर्च में आज बोल रहा हूँ। तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी गिव अप नहीं करेगा अपने विश्वास को, उस विश्वास को जिसे वो बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करता है। तो कुछ इस तरह के पिता मुझे मिले हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो बड़े अच्छे हैं, लविंग है, काइंड है, माँ के लिए, हमारे लिए और पड़ोसियों के लिए। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो वो एक ऐसे सपने का हिस्सा हैं जो कि सच्चाई की परछाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और उन्हें लगता है कि असलियत वही है और वो उसमें विश्वास भी करते हैं, जैसे कि मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स करते हैं। और अब वो समय आ गया है जब उन्हें ये कहने की ज़रूरत है कि उठो, अब जग जाओ, थोड़े सवाल करो, थोड़े शक करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा कि जब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बात उनसे कर सकूँ। आप एक लड़के की तरह एक वॉर जोन में बड़े हो रहे हैं, ये कैसा था आपकी नज़र में? आपका उस वक्त क्या सोचना था जब आप बड़े हो रहे थे, और इसने आप पर कैसे प्रभाव डाला? अब आप इस तरह की कल्पना कीजिए कि आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी में बड़े हो रहे हैं। फ़लस्तीनी लोग अपने आप को इज़राइल के अंडर कब्ज़े में मानते हैं, और यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि फ़लस्तीनियों के विरोध में इज़राइल काबू करने की शक्ति रखता है। और फ़लस्तीन अपने आप को ऐसा खेल में दिखाता है कि उस पर बड़ा अत्याचार हुआ है, और ये है आसान। और मुझे भी आसान ही लगा करता था कि इज़राइल को दोषी समझूं, और जो भी हमारी राजनीतिक या सामाजिक या और किसी तरह की भी समस्याएं, उन सब का दोषी इज़राइल है। अब ये तरीका आसान भी लगता है, इसलिए मैं कभी पुरानी ज़िंदगी में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि शीशे के सामने खड़े होकर कहूँ कि ये इज़राइल की नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इस पे काम करना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इस तरह के माहौल में बड़े होना जिसमें आप पीड़ित व्यक्ति बने हों और आपने बहुत सारा खून खराबा भी देखा हो, अब अगर एक बच्चे की आंखों से आप सच्चाई देखते हैं उस माहौल में, तो समझिए इज़राइल ही दुश्मन है। एक बच्चे को आप कैसे यकीन दिला सकते हो, उसके पिता को उससे छीन करके कई सालों के लिए, कि आप दुश्मन नहीं हो? एक बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अंतर कर सके दो चीज़ों के बीच में, सही और गलत के बीच में, कि वो उस समस्या की जड़ को तो देख पाए और उस समस्या को जो उसके सामने है ना देखे। मुस्लिम परिवार से, पलिश्ती परिवार से, बहुत कंजर्वेटिव हो, राष्ट्रवादी हो, मैंने इज़राइल से नफ़रत ही की थी।
उसके लिए कारण पॉलिटिकल थे, पर्सनल भी थे, नेशनल भी थे और आइडियोलॉजिकल कारण भी थे उसके पीछे। अगर हम में से कोई भी वहाँ पैदा होता है या वहाँ पैदा हुआ हो उस माहौल में, तो हम आज किस तरह के होंगे या वो व्यक्ति आज कैसा होगा? क्या आप इस जगह पर होना चाहेंगे या आप वहाँ जाना चाहेंगे इंसान होने के नाते? मेरे माहौल ने मेरे भविष्य को ढालने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है और ज़िंदगी के कुछ मोड़ पर मुझे बहुत मुश्किल चुनाव करने पड़े और मेरे इसी कारण से हमें आगे भी कुछ बातें करनी है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आप बहुत दीन ईमान वाले मुसलमान थे जब बड़े हो रहे थे? अब नहीं हूँ। नहीं, जब बड़े हो रहे थे था। हाँ, मैं था। 5 बार मैं नमाज़ पढ़ता था, दिन में मस्जिद जाता था। मुझे याद है कि मैं सुबह की दुआएं करने जाता था। वो सुबह की दुआएं 4 से 4:30 के बीच सुबह सुबह होती हैं। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि एक बच्चा है जो चाहता है कि उसके माँ बाप को उस पर फ़क्र हो। मस्जिद जाते हुए कब्रिस्तान की दीवार पड़ती है और कब्रिस्तान बड़ा भयानक है, डरावना भी है, और ये बस मस्जिद जाने के लिए हो रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस खुदा को खुश करने में और अपने परिवार को खुश करने में और उनकी उम्मीद पूरी करने में, और बदकिस्मती से मैंने उनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं की और मैंने उन्हें निराश ही किया बस। हमें थोड़ा सा इस बारे में और बताइए कि इज़राइल के बराबर में बड़ा होना कैसा है, या वहाँ जो मतभेद चल रहे हैं उसके बारे में, कि वो क्या बात थी जो इज़राइल के प्रति टेररिस्ट तरह के विचार आप रखने लग गए थे, इनके बारे में? दरअसल ऐसा हुआ कि हमारे जो पिता थे वो हमें एक नए एरिया की तरफ लेके चले गए और उसी एरिया में मैंने बताया ना कि वो कब्रिस्तान भी वहीं पड़ता था। अब फ़लस्तीन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत खून खराबा सड़कों पे वहाँ होता है और बहुत से जवान लोग वहाँ मारे गए थे। वो ये समझिए कि हमारे दरवाज़े के बराबर में ही गाड़े जाते थे। तो मैं ये देखा करता था कि पूरे कस्बे का जो खून खराबा था वो हमारे पड़ोस में ही निकल के आया करता था और उसे देखना भी बहुत मुश्किल है कि ये हमारे ही फ़लस्तीनी राजनेताओं की गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज इस हाल में पहुंचा हुआ है। इस चीज़ को इस तरह से देखना तो बहुत आसान है कि ये जो मौत हुई है इसका ज़िम्मेदार इज़राइल है। और अब जैसा मैंने बताया कि मैं हर चीज़ के लिए इज़राइल को ज़िम्मेदार ठहराने लगा था और 17 का होते ही मैंने बंदूकें खरीदी टेररिस्ट बनने के लिए। सौभाग्य से मैं 3 हफ्ते बाद ही पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि मुझे बंदूक चलाना मैं सीखता उससे पहले ही इजरायली सोल्जर्स के द्वारा। आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि मैं टेररिस्ट बनना तो चाहता था लेकिन बुरी तरह से फेल हो गया उसमें। तो मैं इज़राइल के द्वारा पकड़ लिया गया और एक नया चैप्टर मेरी ज़िंदगी का शुरू हो गया। मैं 18 का ही था उस वक्त जब मैं पकड़ा गया। इस नए चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या इज़राइल का रिस्पांस था आपके लिए? मैं चाह रहा था कि ये सवाल उठाया जाए, ये नोटिस नहीं कर पाए। ये आसान नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो अपने फाइनल एग्ज़ाम की और जब इज़राइली अंडरकवर स्पेशल फोर्सेस आपको पकड़ लें और आपको किडनैप कर लें किसी तरह और मारें आपको जान निकलने तक लगभग। और ये कोई इज़राइली गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सोल्जर्स को ये पता था कि मैं टॉप हमास लीडर का फाउंडर का बेटा हूँ। वो भी 19 और 20 साल के ही थे और वो गुस्से में भी थे और उन्हें लगा कि वो मुझसे बदला ले सकते हैं। उन्होंने मुझे लगभग मरने तक मारा अपने राइफ़ल के पीछे वाले हिस्से से, और इससे पहले कि मैं इंट्रोगेशन सेंटर तक पहुंच पाता मैं लगभग ख़त्म था। डॉक्टर्स भी उस जेल में मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे मेरी हालत की वजह से। अब मैं ये सब कह क्यों रहा हूँ? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विक्टिम जैसा दिखाई दूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे बीच में कोई मुसलमान हो तो है कोई मुसलमान यहाँ पे? है आज कोई यहाँ पे? बदकिस्मती की बात है। मैं मेरे लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वो दुख सहा है, मैं उससे गुजरा हूँ। अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि आप कितना फ्रस्ट्रेटेड हो इज़राइल की वजह से, तो मुझे ज़रा ये बताने दो कि मैंने कितना दुख उठाया है, लेकिन इज़राइल इस प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है।
प्रॉब्लम ज़्यादा गहराई में है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं इसका हिस्सा रह चुका हूँ। मुझे अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्यों गया ही बंदूक खरीदने, शुरुआत से ही कोशिश क्यों की। इजराइल तो एक छोटा सा देश है जो अपने आप को बस डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। मैं खुद आँख से पंगे ले रहा था। इजराइल किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर कोई उसके नागरिकों को हर्ट करे, और मैं ये देख नहीं सका। मेरे लिए ये एक विद्रोह था जिसे न्याय का चोला उड़ा दिया गया है, या चोला उड़ा दिया गया है खुशी का, और हमास ही इसे उड़ा रहा है और अपने ही लोगों से झूठ बोल रहा है, मरवा के निर्दोष लोगों को। अब मैं मारा गया हूँ जैसा मैंने बताया, और ये बहुत बुरा बर्ताव भी मेरे साथ हुआ था। लेकिन जेल में अब इज़राइल की जो अथॉरिटीज़ थी वो कोशिश कर रही थी रिक्रूट करने की ऐसे लोगों को जो काम करें और इज़राइल की स्टेट को सुरक्षा दिलाने की कोशिश करें। और उनमें से एक कैंडिडेट मैं भी था, क्योंकि मैं टॉप हमास लीडर का बेटा था। अब उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं उनके लिए काम करूं। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब हो तो आप अपने बैकग्राउंड के, और वो नफ़रत और झंझलाहट भी है आपकी, और अब जिस देश से आप नफ़रत करते हो वो आपसे काम करने के लिए बोल रहा है अपने लिए। क्या आंसर होगा आपका? मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग में दूसरा ही एजेंडा था। मेरे दिमाग में ये था कि अब ये मुझे छोड़ देंगे और मैं आज़ाद हो जाऊंगा फिर से, और इन्हें झूठी सूचनाएं दे के इन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना दूंगा। लगा मुझे यही था कि मोस्ट पावरफुल एजेंसी को मैं बेवकूफ़ बना ले जाऊंगा। फाइनली मुझे ये लगा कि अब ये मुझे छोड़ने वाले होंगे, क्योंकि मैंने हाँ कर दिया काम के लिए। इन्होंने कहा सॉरी, हमें तुम्हें जेल में भेजना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें छोड़ा तो ये बात खुल जाएगी और हमास ही तुम्हें मार देगा। तो अब तुम्हें दूसरे और लोगों के साथ भी समय बिताना चाहिए, बस थोड़े से समय के लिए। अब उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई चुनाव तो था नहीं, और वो थोड़ा सा समय 16 महीने का था, जहां मुझे देखने को मिली हमास की जो क्रूरता थी जेल में। लेकिन इस बार ये इजरायली टॉर्चर नहीं था फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। वो होता तो मैं ऐसा मान लेता कि ये तो हमारे दुश्मन हैं ही। लेकिन अब एक नई चुनौती मुझे देखने को मिल रही थी कि हमास के अपने ही लोग जेल में अपने ही लोगों को हमास के टॉर्चर कर रहे थे। हमास के सिक्योरिटी विंग को ऐसा शक हुआ था कि कुछ कैदियों ने जानकारियां दी हैं और हाथ मिलाया है इजराइल की इंटेलिजेंस के साथ। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे और उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। 16 मर चुके थे और 100 से ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किए गए थे। वो एक कैदी को लाते और उस पर शरीर पर उसके बहुत ज़्यादतियाँ करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे उनके नाखूनों के नीचे सुइयाँ घुसेड़ करके उनसे ये पूछते थे कि कौन है तुम्हारे नेटवर्क में, और कौन है जो इजराइल के लिए काम कर रहा है। उस बेचारे आदमी का पहले ही कोई रिश्ता नहीं है इजराइल के साथ वैसे तो, लेकिन बहुत सारे प्रेशर की वजह से और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं, तो वो अपनी माँ का नाम ले लेता है और हमास जाएगा, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, और उन्हें टॉर्चर करके मार देगा उन सब लोगों को। ये है हमास का तरीका। और अब जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अंतर कर पाए अच्छे या बुरे में। अच्छा, इजराइल बुरा है, फ़लस्तीन अच्छा है, ठीक है आगे बढ़ो। लेकिन अब मैंने एक नया ही रंग देखा था इस तस्वीर का। मैं देखता हूँ कि हमास मेरे पिता का ऑर्गेनाइजेशन अपने ही लोगों को मार रहा है और टॉर्चर कर रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अगर हमास किसी मोड़ पे गवर्नमेंट बन जाए? ये सवाल सबसे बड़ा था जेल में। हमारा जो मकसद है वो परिवार के तौर पर इस्लामिक मकसद है। हम तो बादशाहत चाहते हैं पूरी दुनिया पर और एक इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं सारी सिविलाइजेशंस के ऊपर। ये तो ऐलान किया हुआ मकसद है हमास और मुसलमान भाइयों का। इस्लाम का भी ऐलान किया हुआ मकसद यही है। और कहीं अगर हम इस बड़े मकसद का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा कर ले गए कि एक इस्लामिक रियासत बना ले गए जिस जगह पर आज इज़राइल एग्जिस्ट करता है वहाँ, तो हमास करेगा क्या अपने खुद के लोगों के साथ? हमास जेल के अंदर भी छोटी हुकूमत ही थी। उसमें कुछ लोग हैं अमीर कहलाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए आप उन्हें। उसमें शूरा काउंसिल भी है, जैसे आप कहें फरमान जारी करने वाले लोग, सब हैं उनके पास। वो सचमुच एक छोटी सी सरकार है और इजराइल की अथॉरिटी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमास के जो कैदी हैं वो अपने आप को अपराध करने वाले कैदी नहीं मानते हैं। वो तो अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले हों।
बाय द वे, कोई भी टेररिस्ट दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने आप को टेररिस्ट जैसा फील करता हो। हमास के लोग महसूस करते हैं कि वो बड़े नेक लोग हैं और सही काम कर रहे हैं, अपने लिए, अपने खुदा के लिए, अपने देश के लिए और इंसानियत के लिए भी। इस चुनौती का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि वो विश्वास करते हैं जो वो कर रहे हैं उस पर। अब ये समझिए कि मैंने विश्वास किया था कुछ हद तक। मैं कुछ अलग अलग तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो सकता है, और मैं इस बात को अपने मन की आंखों से और दिमाग से देख भी पाया उसी वक्त कि हमास अपने ही लोगों को मारेगा और टॉर्चर करेगा। और आज ये बात सच साबित हो गई है। हमास ने थोड़े ही सालों पहले गाजा स्ट्राइप पर अपना कंट्रोल लिया है, और जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, हमास लोगों को फेंक रहा है जिन्होंने विरोध किया गाजा स्ट्राइप में 28वें माले से जिंदा। मैंने होते हुए इसे देखा था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने देखा है हमास जान से मारा है मुसलमान लोगों को, क्योंकि उनकी थियोलॉजी थोड़ी अलग है, उनका इस्लाम सोचने का तरीका अलग है। उन्होंने उन्हें मस्जिद के अंदर मार दिया। हमास के लोगों ने चारों तरफ से मस्जिद को घेर करके उस पर गोलियां चला दी, जबकि अंदर से लोग स्पीकर पर गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ गोली मत चलाइए, हम अल्लाह में भाई हैं, हम इस्लाम में भाई हैं, प्लीज़ गोलियां मत चलाइए। और वो 1 घंटे तक गोली चलाते ही रहे, यहाँ तक कि 50 लोगों को मस्जिद के अंदर मार दिया, जबकि वो सब के सब अल्लाह का ही नाम लेते थे। जैसा कि सद्दाम हुसैन ने इज़राइल पर हमला किया था अल्लाह के नाम में। हमास ने फतह के लोगों को मारा, जो कि दूसरा आतंकवादी संगठन है, सिर्फ अल्लाह के नाम में। हिजबुल्लाह इज़राइल के लोगों को मारता है अल्लाह के नाम से। जॉर्डन के लोग सीरिया के लोगों को अल्लाह के नाम से। और आप ये सवाल पूछने लग जाएंगे कि अल्लाह है कौन, जो कि ऐसा है जिसके लिए सब लोग जान लेना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि वो बस और कुछ नहीं है, वो बढ़ावा देने वाला है हत्याओं को और बर्बादियों को। तो कुछ इस तरह का तजुर्बा रहा मेरा जेल में। ये बहुत शॉकिंग था, और अपनी पहचान के बारे में सवाल पूछना वो भी मुश्किल था। हमास हमारे लिए कोई धंधा नहीं था, हमास हमारे लिए कोई कारोबार नहीं था कि जिसे मेरे पिता सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ कमा लें उससे। वो हमारा भविष्य था। अगर हमास फेल हो जाता है तो हम फेल हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने वाले हैं, थोड़ा सा तर्क संगत हैं, तो आप कहेंगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन कम से कम मुझे अपनी बिरादरी का हिस्सा तो होना ही चाहिए। मैंने यहाँ होना कोई चुना तो है नहीं, मैं तो पैदा हुआ हूँ। तो अपना सिर रेत में छुपाए रहो, कंफर्टेबल जोन में रहो अपने। क्यों बाहर जा कर के अपने लोगों को, अपने माता पिता को मरवाओ, गोली खाओ किसी दिन? कोई ऐसा करना ही क्यों चाहेगा? लेकिन जो सच था ना, वो उस चीज़ से मजबूत था, उस कंफर्ट से जिसमें आगे चल के किसी तरह से एक आइडेंटिटी होती। और फिर मैं आगे चल के जेल से छूट गया और एक नया चैप्टर शुरू हो गया। वो वाला चैप्टर भी पूछा जरूर जाएगा आपसे। मुझे लगा आगे का सब पता ही होगा इन्हें। I was trying to just give them an example. Well, thank you. अच्छा, हमें उस चैप्टर के बारे में बताइए जिसमें एक शख्स ने आपको बाइबल स्टडी में बुलाया था, और फिर किस तरह से आपका वो विश्वास का सफ़र शुरू हुआ। अब मैंने जैसा आपको बताया है कि मैं सोच रहा था कि इजरायली इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ बनाऊंगा। अब भेज मुझे दिया गया जेल में, और मैं सच का दूसरा हिस्सा देख रहा हूँ, एक और बड़ी तस्वीर। अब इसमें मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। मुझे बाहर जाकर के इस तरह का गेम खेलने की ज़रूरत ही क्या है, जब मुझे इस बात पर ही यकीन नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन। तो फिर मैं इजरायली इंटेलिजेंस की एक मीटिंग में बुलाया गया। मैंने नाम समझ लिया, मैं मीटिंग में गया। मीटिंग की जब भी बात होती थी तो मैं एक तरह से किडनैप कर लिया जाता था। मुझे उठा के एक जगह ले जाया जाता था, मुझे नहीं पता कौन सी अंडरग्राउंड होती थी वो जगह, और वहाँ उससे बात करता था मैं, जिसने मुझे काम पे लगाया था, वो इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्यों आप उन लोगों को बचाने नहीं आते जो इजरायली इंटेलिजेंस की मदद कर रहे हैं वहाँ पे, और कैसे मुझे इस तरह की मीटिंग में ला करके कन्विंस कर सकते हो कि मैं आपके लिए काम करूं। अपने ही लिए काम करने वालों को पीछे छोड़ के वहाँ डेली बेसिस पे लोग मर रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक फीकी सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी। उन्होंने मुझसे कहा, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम हमारे साथ काम करने को तैयार हुए, क्या हमने तुम्हें किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जेल में? मैंने कहा नहीं।
उन्होंने कहा ओके, हमास देखो कैसे काम करता है। हमास ने किसी को टॉर्चर किया, तुम्हारा नेटवर्क क्या है, और वो 100 लोगों के और नाम ले लेता है। हमास जाके उन लोगों को भी टॉर्चर करता है और उनमें से कोई हमारे लिए काम नहीं करता। और हम इजरायली होने के नाते हमास को मॉरलिटी नहीं सिखा सकते। हमास हमारी सुनेगा नहीं और हमास को अपने आप को यूं ही बर्बाद करने दो। एक्चुअली उनका पॉइंट अच्छा था और इसके 14 साल बाद तक भी मुझे इजरायली इंटेलिजेंस के साथ काम करने पर किसी एजेंट के साथ जो फील्ड में हो कभी कनेक्ट नहीं किया गया। इस तरह से इंटेलिजेंस सर्विसेज काम नहीं करती। कल्पना कीजिए, CIA 100 जासूसों को कहीं बाहर भेज रहा है। अगर वो सब कनेक्टेड हैं और उनमें से एक पकड़ा गया तो वो बाकी 99 लोगों के नाम ले लेगा और पूरी एजेंसी एक्सपोज हो जाएगी। इसे इंटेलिजेंस थोड़ी कहते हैं, इसे तो बेवकूफ़ियाँ कहते हैं। तो इंटेलिजेंस की दुनिया में हम इस तरह से काम नहीं करते हैं। और इससे एक और सच निकल के सामने आया और वो ये कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पिता का, उस वक्त तो मैं भी उसमें था, ना तो सिर्फ हम उसमें अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहे थे बल्कि हम लोग नज़रअंदाज भी कर रहे थे कि हम में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि हम हुकूमत कर सकें। भेड़ बकरियों पर, इंसानों की तो बात रहने दे। पर अब मैंने एक अजीबोगरीब रिश्ता शुरू कर दिया था अपने दुश्मनों के साथ जिन्हें मैं कभी मारना चाहता था, जबकि ना ही मैं उन्हें जानता हूँ, ना उनका कल्चर जानता हूँ और ना ही मैं उन पर भरोसा करता हूँ और ऑब्वियसली वो भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर एक मीटिंग में बैठकर कॉफ़ी पीकर हम कर क्या रहे हैं? और इधर मेरे पिता मुझ पर बड़ा भरोसा करके कि मेरा बड़ा लड़का है, मस्जिद जा रहा है, इस्लामी काम कर रहा है, दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है बस। और मैं यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रहा हूँ उनके सबसे ख़राब दुश्मन के साथ जिसे वो मारना चाहते हैं। आप कैसे इन चीज़ों के साथ जी सकते हो? हमारा जो रिश्ता था वो अजीबोगरीब तरीके से बढ़ता रहा। मेरा जो जुनून था, मेरी जवानी का जुनून, जिज्ञासा बन गया था मेरी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मुझे सच्चाई पता चल रही थी मेरे दुश्मनों से जिन्हें मैं किसी समय ख़त्म करना चाहता था। वो सच्चाई जिसे मैं उन लोगों से नहीं सीख पाया, वो लोग जो मेरे लोग थे जिन पर मैं भरोसा करता था। अब मैं कंफ्यूज तो था ही और मैं लड़ा और मैंने शक किया हर उस चीज़ पर जो मेरी ज़िंदगी में थी। उसी समय में मैं एक बाइबल स्टडी में इनवाइट किया गया। मुझे एक बाइबल भी गिफ्ट के रूप में दी गई और मैं पढ़ रहा था पहाड़ी उपदेश को, जहाँ खुदावंद ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना। और इसने मेरी वो समस्या सुलझाने में बहुत मदद की, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था दुश्मन को, दुश्मन की परिभाषा, मेरा दुश्मन कौन है। और अब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। एक मिनट, यीशु मसीह मुझे ये बता रहे थे कि किसी को भी अपना दुश्मन मत समझो और सबको बिना शर्त के प्रेम करो, ये तुम्हारा चैलेंज है। क्या तुम इसे मानोगे? अब मुझे ऐसा लगा कि ये चैलेंज तो लेने वाला है, लेकिन मैं एक गड़बड़ में फंसा हूँ। हमास एक आतंकवादी संगठन है, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अपने सदस्यों को भी और इसके नेताओं को भी पूरी प्लान की जानकारी नहीं होती। जैसे मेरे पिता टॉप हमास लीडर हैं, लेकिन उन्हें मिलिट्री विंग में क्या होने वाला नहीं मालूम। उन्हें भी गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें इतना तजुर्बा हो गया हो कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन वो भी पूछते नहीं हैं और वो ये बात चाहते भी नहीं हैं कि वो हर एक गतिविधि में इन्वॉल्व हों। कोई गतिविधि ऐसे ही सर्वाइव कर पाती है और हमास पैदा हुआ है इज़राइल को धीरे धीरे मारने के लिए। और इसकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि दुश्मन का खून बहता रहे बहुत लंबे समय तक, जब तक वो मर ना जाए। हमास की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं कि सबको एक साथ भेज दो अलकायदा की तरह और सब लोग जाओ काम छोड़ करके और जान दे दो अल्लाह की शान के लिए। हमास कहता है कि परिवार के सिर्फ एक सदस्य को भेजो। अगर आपके 5 बच्चे हैं तो सिर्फ एक को भेजो जिहाद के लिए, बाकी 4 को भेजो डॉक्टरी करने, लॉयर बनने के लिए। हमास का जो चेहरा है वो बहुत इंसानी है, जो नकाब उसने पहना हुआ है, क्योंकि यही तो उनकी ताकत है। हमास के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। उससे निकलना आसान नहीं है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सच कहूँ ईमानदारी से तो इज़राइल 25 सालों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, और जानते हुआ क्या? हमास सिर्फ मजबूत होता गया। आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इज़राइल ने अपनी हर संभव कोशिश की है हमास की हिंसा को रोकने की, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इज़राइल
उसमें फेल हुआ। अब इस तरह के माहौल में होना और इस तरह की गड़बड़ वाली गतिविधियों के बीच में होना और फिर इजरायली इंटेलिजेंस का भी हिस्सा होना, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस है दुनिया की, जो कि एक अंडरग्राउंड एजेंसी भी है। आपका कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व तो होता है, लेकिन होता नहीं भी है। वहाँ कोई ऐसी आँख नहीं है जो आपको देख सके। जैसे कि अगर आप ये सन ऑफ हमास नाम की किताब को ढूंढने जाएं तो ये आपको मिलेगी कहाँ? क्रिश्चियन फिक्शन में। मेरी ज़िंदगी एक सपने की तरह हो गई थी, जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है इन सूखे शब्दों में, भाषा चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो नया चैप्टर था, मसीह को जानने का और दुश्मनों को मोहब्बत करने का, ये नया जुनून बन गया मेरा। मैं बहुत उत्साह से भर गया था और बस मैं मौतें रोकना चाहता था। मुझे इजरायली राजनीतिक एजेंडा पक्की तौर से पता नहीं था, फ़लस्तीन का राजनीतिक एजेंडा भी पक्की तौर से पता नहीं था। वो दोनों ही गलत हो सकते थे और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं ज़िंदगियां बचाना चाहता था। अब एक भ्रमित इंसान है और वो शक कर रहा है और सवाल कर रहा है अपनी पहचान पर। वो ऐसी सिचुएशन में है जहां वो बस जाने बचा सकता है और वो काम कर रहा है अपने पिता के दुश्मनों के साथ, क्योंकि यही एक चुनाव था और उसे भरोसा करना ही था उस नए टीचर की बातों पर जो मेरी ज़िंदगी में आया था, क्योंकि मैं रिस्क लेके ये देखना चाहता था कि ये बातें प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी करती हैं कि नहीं। सिर्फ एक आसान से काम तक पहुंचने के लिए इस सारी गड़बड़ और फसाद के बीच में मैं एक बात तक पहुंचा था। आप कैसे गलत हो सकते हो एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में। अभी बस एक तरफ रखिए क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, यहूदियों को, गवर्नमेंट्स को। इकलौता शख्स होकर के आप गलत हो सकते हो किसी इंसान की जान बचाने में। जान बचाना गलत नहीं हो सकता। तो ये मेरा मकसद बन गया और मैं इस पे फोकस था। 10 साल तक बहुत मेहनत करके रोज़ हमने दर्जनों सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स को रोका है। जब मैं सुसाइड बॉम्बर्स बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि ऐसा एक व्यक्ति जो अपने आप को बम से बांध लेता है, जाके एक बस लेता है और भीड़ के बीच में बैठ जाता है। बूढ़े लोग, बच्चे, औरतें स्कूल जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जल्दी में हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उस बस में बैठ करके, और ये लड़का उनसे बदला लेना चाहता है, पहले अपने आप को फोड़ करके और फिर उन लोगों को सबको मार के। हमें ऐसे लोगों को उस बस में चढ़ने से पहले पकड़ना होता था। क्या मैं ये बता सकता हूँ कि किस तरह से हमास तुरंत तैयार करता है ऐसे सुसाइड बमर्स को? कितना टाइम है हमारे 6 पास? मिनट है हमारे पास। अच्छा, 6 मिनट है। हमास किसी के पास जाता है मस्जिद में, अंधेरे में। 2 नकाबपोश लोग उसके पास जाकर उसे रोकेंगे और कहेंगे, सुनो, क्या तुम सुसाइड बॉम्बर बनना चाहते हो? अगर उसने कहा हाँ, तो वो कहेंगे ओके ठीक है, चलो हमारे साथ। और वो उसे लेंगे और 48 घंटे से भी कम समय में, 48 घंटे से भी कम में वो उस बस में होगा, खुद को मार के दूसरों को भी मार देगा। अगर वो कहता है नहीं, तो वो चला जाता है। और अब वो कोई चेहरा तो पहचानता नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर अपना एक्सपीरियंस किसी से नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए जेल हो सकती है। अब ऐसा है कि हमास के पास कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है जिसमें 1000 लोग वॉलेंटियर के लिए तैयार हों सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए। तो हमास सिर्फ अपने कैंडिडेट को 24 घंटे पहले ही सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए चुनता है, ऐसे लोगों को जो सुसाइड करने वाले हैं। आप कैसे पकड़ सकते हो ऐसे लोगों को? अगर कोई कहता है कि उसने दर्जनों सुसाइड बॉम्बर्स को पकड़ा है, पकड़वाया है, तो ये सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी सफलता है। क्या इसके लिए कोई श्रेय मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे लगता है सबसे पहले खुदा और उसकी सुरक्षा और जो काम उसने मेरी ज़िंदगी में किया है, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने दुश्मनों को प्यार करूं, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा था इसके बीच में। वहाँ बहुत से सोल्जर्स हैं फील्ड में जिन्हें अच्छा क्रेडिट भी मिलता है। मुझे लगता है वो मिशनरी जिसने मुझे बाइबल स्टडी में इनवाइट किया था, वैसे मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता हूँ कि बाहर जा कर के
हम किसी के कन्वर्जेशन को रोक करके उसे बाइबल स्टडी में बुला लाएं। मेरा मतलब है कि सही समय या सही लोकेशन पर, जैसे कि जेंटल लोग करते हैं जैसा उसने किया था, और ना ही लोगों को इस तरह से चर्च में बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, हम लोगों को चर्च में बुला लेते हैं। मैं मानता हूँ लोगों को मोहब्बत के लिए, माफ़ करने के लिए इनवाइट करना चाहिए। हमने सीखा है और हम मसीह की जीवन शैली से गवाही दें, ना कि लोगों को रिलीजियस और पॉलिटिकल वजह से चर्च में इनवाइट करें। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सी ज़िंदगियाँ बचाई गईं और आज मैं मसीह का एक फॉलोअर हूँ। हो सकता है मेरी पहचान ऐसी क्रिश्चियनिटी की ना हो जो आज यूनाइटेड स्टेट या पूरी दुनिया में फैली है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मसीह ऐसा तो बिल्कुल बनाना नहीं चाह रहा था। लेकिन रोज़ सुबह एक चैलेंज मैं अपने आप को देता हूँ कि अपने दुश्मनों को मोहब्बत करूँ और बिना फ़ायदा लोगों को माफ़ करूँ और बिना फ़ायदा लोगों को मोहब्बत करूँ। और मेरे संदेश का केंद्र यही है। आखिर में एक बात हम आपसे और जानना चाह रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आपको सुन रहा है, इस रूम में या कहीं और से भी सुन रहा है, जिस तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है और अभी भी वो खोज ही रहा है, अभी उसे वो जीवन मिला नहीं है, उसने अभी वो चैलेंज भी नहीं लिया है, वो ऐसी एक कौन सी बात होगी जो आप उसे कहें जिससे वो आगे बढ़ के वो चैलेंज ले? मैं इनवाइट करता हूँ सबसे पहले अपने आप को, और दूसरा हर एक को, बस मोहब्बत करने के लिए अपने दुश्मनों को। अगर आपका कोई दुश्मन है, मुझे नहीं मालूम कैसे, मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसे कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे कि वो आपका दुश्मन रहा या रही, प्लीज़ 1 मिनट लेकर के उस शख्स को माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए और मूव ऑन हो जाइए। लेकिन अगर आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक कीजिए, प्लीज़ फिक्स कीजिए इसे। My message. Thank you very much. Thank you very much.